हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीप हूँ फ्यूचर पॉइंट पे। जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? तो एक साइड हमें राइटर दिए हैं और दूसरी साइड पुस्तकें दी हैं। तो जो हमारा सही युग्म है, वो है मौलाना आज़ाद अल हिलाल। तो मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल पुस्तक लिखी थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो पहले और जो दूसरे सत्याग्रही थे उनके जोड़े का चयन करना है, ठीक है? और जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो 2 ऑप्शन में विनोबा भावे दिया है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो स्थापना के जब 50 वर्ष पूरे हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो पूछा जा रहा है कि उसका जो इतिहास लिखने के वाले थे, वो आधिकारिक इतिहासकार वो कौन थे? तो वो आधिकारिक इतिहासकार थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है? जो पट्टाभी सीतारमैया थे, ऑप्शन नंबर डी, वो थे कांग्रेस के 50 वर्ष पूरे होने पे कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार, ऑप्शन नंबर डी। चौथा देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो जो उग्र विचारधारा के जो समर्थक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं विपिन चंद्र पाल, ठीक है? लाल बाल पाल देखा हो सुना होगा ना आपने? तो विपिन चंद्र पाल थे उनमें से। तो ऑप्शन नंबर जो बी सी हो जाएगा, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल, ये उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो जो मनसब व्यवस्था, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है? मैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जो शॉर्ट वीडियो है मेरी, वो इसमें सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ मैं उसको। तो जो मुगल शासक के काल में मंशब व्यवस्था का जो क्रमिक विकास हुआ था, उस मुगल शासक का नाम है अकबर, ठीक है? और जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर, ये बिल्कुल सही है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था? तो जो सिविल सेवकों के लिए जो खुली जो प्रतियोगिता शुरू करी थी, पूछा जा रहा है कि कौन-सा चार्टर अधिनियम के तहत ये हुआ था? तो इसका जो हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम था, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो सिविल सेवक थे, उनके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ कर दिया गया था। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन-सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो जो यूरोपियों के क्रम में पूछा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापार करने के लिए सबसे अंत में आया था, ठीक है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर जो बी है फ्रांसीसी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे अंत में कौन गया था? तो जो सबसे अंत में गए थे भारत से, वो गए थे पुर्तगाली, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएँगे अगर सबसे अंत में कौन गया आएगा। आगे देख लेते हैं। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आधुनिक भारत के हमें संस्थाएँ दी हैं और संस्थापक दिए हैं, ठीक है? बताना है कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो संस्था थी, उसके जो संस्थापक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन, तो जो इंडियन वुमेन एसोसिएशन थे, उसकी जो संस्थापक थे, वो एनी बेसेंट थी, ठीक है? और ये पहली जो महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्ष, वो है, ठीक है? सेवा सदन, तो सेवा सदन एमजी रनाडे, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही है। और संवाद कौमुदी और मीरातुल इकबाल के संपादक भी राजा राम मोहन राय ही थे, ठीक है? अगला देखते हैं। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो जो ब्रिटिश भारत की जो सेना थी, उसने पूछा जा रहा है कि धार्मिक आधार पर सबसे पहले सरकार का जो विरोध था, वो कब किया गया था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1824, ठीक है? जब भारत की जो सेना को उनके जो दाढ़ी मूंछ थे और ये रखने से मना किया गया था, कान में बाली रखने से मना किया था, तो उस दौरान ये धार्मिक विद्रोह हुआ था, ठीक है? तो 1824 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो कौन-सा ऐसा वायसराय था जिसने गांधी जी को कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंटबेटन ने, ठीक है? माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को कि वन मैन बाउंड्री फोर्स है।
गांधी जी के क्रम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त शासन ने गुप्त शासन में निर्मित था दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो दशावतार मंदिर था, जो गुप्त शासन काल के टाइम पीरियड पे बना था, पूछा जा रहा है कि यह किस देवता को समर्पित है? तो दशावतार जो मंदिर है वो है हमारे विष्णु भगवान को समर्पित। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा विष्णु, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित था दशावतार मंदिर। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? तो जो निष्काम जो कर्म था उसका प्रतिपादन जो पूछा रहा है कि कौन से सिद्धांत के रूप में किया गया था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद, जो ईशोपनिषद था उसमें किया गया था कि निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ईशोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो जो गुप्त काल में जो सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं कुमारगुप्त प्रथम के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम के गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का समाधान जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हमें बुर्जहोम से। ठीक है, बुर्जहोम से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बुर्जहोम, ये कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें? मानव के साथ कुत्ते के जो कंकाल का समाधान या अवशेष मिले हैं, ऐसा बन सकता है पेपर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनेकवाद या शादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जो अनेकवाद और शादवाद के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके क्रम में हमारा जैन मत हो जाएगा। ठीक है, अनेकवाद और शादवाद का जो सिद्धांत था वो जैन मत में था। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो सती प्रथा का जो अगर उल्लेख पूछा जाए तो वो एरन अभिलेख में प्राप्त हुआ है। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख। अगर इसमें अभिलेखीय साक्ष्य पूछा जा रहा है तो जो अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है सती प्रथा का वो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी है तक्षशिला। ये मौर्य टाइम पीरियड के टाइम सबसे जो प्रसिद्ध शिक्षा के लिए केंद्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो जो प्रारंभिक काल में बिहार का क्षेत्र अखाड़ा बना रहा था, ये बना रहा बंगाल और दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल और दिल्ली के बीच अखाड़ा बना था प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे कथन दिए हैं, हमें कथन सही कथन छांटना है। ठीक है, तो इसके क्रम में हमारा जो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ये बिल्कुल सही हो गया। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही कथन है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो महान्यायवादी के क्रम में हमें कथन दिए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो महान्यायवादी होते हैं वो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो महान्यायवादी बनने की अगर देखा है तो इसमें जो योग्यता होनी चाहिए वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, तो जो भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं ये महान्यायवादी, बिल्कुल सही है भी। यानी ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही हो गए। तो हमारा जो गलत कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भरित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के लिए एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? ठीक है, तो पूछा रहा है कि जो बैंक अपनी जो जोखिम भरित करते हैं, यानी कोई बैंक अगर डूब जाए तो उसका एक कम से कम अमाउंट उसको निश्चित रूप से रखा जाता है ना बैंक द्वारा, तो वो पूछा जा रहा है कि वो अनुपात बनाकर रखना होता है, तो वो कौन रखता है, किस हिसाब से वो अनुपात बनता है? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहते हैं जो जोखिम भरित परिसंचित जो परिसंपत्ति को जमा करते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था वो किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर जो बी है 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में असत्य कथन चुनना है, तो देख लेते हैं जीएसटी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है।
1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, बिल्कुल सही है, 2021 को 4 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है? इसको 1 जुलाई 2021 को। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी एक टाइप का, ठीक है? और अनेक जो कर हैं उसको शामिल किया गया है जीएसटी में। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% दर है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है? जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% दर है, ये गलत है हमारा ऑप्शन। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद द्वारा ही जीएसटी की जो दर होती है वो निर्धारित की जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो असत्य कथन है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है। तो हिमालय की जो सभी श्रृंखलाओं को काटती है वो भारत की वह कौन-सी नदी है? तो सतलज नदी। सतलज नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन-सा एक ऑप्शन किसी जो प्रजाति का विलोपन होता है तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापकचित व्यापकनिच कर्मता, ठीक है? व्यापकनिच जो कर्मता है वो किसी प्रजाति के विलोपन पे उसका कोई उत्तरादायी नहीं होता, ठीक है? उत्तरदायी नहीं है मतलब। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती, यानी मकर रेखा पूछा जा रहा है कि कौन-सी जगह से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोलीविया। जो बोलीविया क्षेत्र है वहाँ से मकर रेखा होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम, सही क्रम चुनना है पूर्व से पश्चिम को। तो पूर्व से जो पश्चिम क्रम में हम पहले देखेंगे तो जो बेरिन सागर बिल्कुल सही है। उसके बाद है पीला सागर, ठीक है? बेरिन सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेरिन सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। ये बिल्कुल सही है, ठीक है? अगर पश्चिम से पूर्व कहा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? कैरिबियन सागर पहले आ जाएगा, फिर लाल सागर, पीला सागर और बेरिन सागर ये पहले आ जाएगा। तो हमें अभी पूर्व से पश्चिम पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस क्रम में बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है ये। तो समुद्र की जो गहराई नापी जाती है वो नापी जाती है फेदोमीटर। ऑप्शन नंबर जो सी है, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो पृथ्वी का जो आयु को मापनी है तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि का यूज किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का यूज किया जाता है, ठीक है? पृथ्वी की जब हम आयु मापते हैं। और जो कार्बन डेटिंग विधि दी है इसमें हम वृक्षों की जो आयु है वो नाप सकते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। और यूरोपियन डेटिंग विधि पृथ्वी की आयु मापन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं? तो कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साँप। साँप में सर्वाधिक पसलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण, यानी जो लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीग्राफ। तो कहीं-कहीं पे इसको लाइट डिटेक्टर भी लिखा होगा, ठीक है? तो लाइट डिटेक्टर के उपकरण जो डिटेक्टर उपकरण होता है उसको पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, ठीक है? आगे देख लेते हैं। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर के तापक्रम के कथन दिए गए हैं, तो हमें सही कथन चुनना है। तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? चाहे कैसा भी मौसम हो, हमारी जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो बना रहता है। तो हमारे शरीर का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, वो 37 होता है, ठीक है? अगला देख लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति, तो हमें सेलेक्ट करने ऑप्शन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने लगती है तो श्वास की गति क्या होती है? श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामान्य से बढ़ जाती है, ठीक है? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो हमारी सांस की गति को बढ़ जाती है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, तो हमें क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ठीक है? हमारे रक्त में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सी है? तो जो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन है वो देखना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्मीमीटर। फर्मीमीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो शरीर का ऐसा अंग कौन सा है जो हर समय काम करता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय जो हमारा शरीर का अंग है जो हर समय काम करता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से किसका या किन का विमीय सूत्र एम L1 T-1 के बराबर है? तो m की इसमें जो वीमा दी है वो 0 दी है ना, तो m को हटा सकते हैं हम इस पे, ठीक है? m को अगर
ना भी बोलें तो चलेगा। तो L1 T-1 दी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा L1 और T-1 जो विमा है वो है चाल की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चाल की विमा है L1 T-1। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो जब श्वसन के दौरान हमारे जो वायु के क्रम जो गमन का जो सही क्रम है उसको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासामार्ग, यानी नाक से जाती है ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोकाई, उसके बाद ब्रेकियोल्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नासामार्ग, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रेकियोल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। तो निर्वात में गमन करने वाली जो तरंग है उसको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में गमन करने वाली तरंग है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो होते हैं ना, तो पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन में मैं एक बार अगर डेफिनेशन दूँ उसकी, तो भौतिक परिवर्तन में वो परिवर्तन आते हैं जो एक बार परिवर्तित होकर पुनः उसी अवस्था में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना हो गया। तो बर्फ का पिघलने में अगर क्रम देखा जाए तो उसको हम फिर दोबारा बर्फ जब पिघल जाए, पानी बन जाए, तो दोबारा बर्फ बनाने की प्रोसेस आसान है, आसानी से बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को परिवर्तित कर दें और दोबारा उस चीज़ को उस पुराने रूप में ना डाल सकें, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के क्रम में आ जाएगा। तो आपको अगर छाँटने के क्रम में आ जाए कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो अगर जैसे इसमें दिया है कि सब्जियों का पकना, तो सब्जियों का पकना यानी सब्जियों अगर पक जाती हैं, उसको दोबारा से हम पहली वाली स्टेज में नहीं ला सकते ना। जब सब्ज़ी पक जाती है तो पुरानी स्टेज में नहीं ला सकते। पर जब बर्फ़ गल जाती है तो पुरानी स्टेज में फिर और बर्फ़ की स्टेज में ला सकते हैं। तो सीधे-सीधे बात है, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको हम एक बार वो क्रिया से गुज़रने के बाद जब उनके चेंजेस आ जाते हैं उसमें, यानी जब बर्फ़ से पानी बन जाता है तो पुनः दोबारा से बर्फ़ बनाई जा सकती है। ये क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे। यानी क्या होगा, रिसाइक्लिंग हो जाएगी, ठीक है, उसकी। दोबारा से वही क्रिया अपना के हम पुरानी स्टेज पे ला सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से एक के लिए केशिकोत्तम एकमात्र कारण नहीं है। तो कौन से के लिए केशिकोत्त जो है एकमात्र कारण नहीं है वो बताना है। तो पौधों की जड़ों में जल का इसके पर जो पर्ण समूह के की ओर बढ़ना क्या है, केशिकोत्त का एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, पौधों की जो जड़ें हैं, जड़ों से जल के इसके जो समूह है, यानी जो पत्ते हैं उसके समूह की ओर बढ़ना, ये केशिकोत्त नहीं है। तो जो अगर जड़ों की बात करें, पौधों में अगर पानी के क्रम में बात करें तो जो जाइलम होता है, जाइलम का काम होता है, ठीक है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पौधों में। आगे लिखते हैं, निम्न में से कौन-सा तत्व नहीं है? तो कौन-सा तत्व नहीं है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, गैस। गैस एक तत्व नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है, वो किया जाता है सामान्य दाब पर। ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो ए है, उच्च दाब पर किया जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितनी होती है? तो यूरिया में पूछा जा रहा है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46। 46 होती है। 46% जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो जो वायु प्रदूषण का जैव सूचक है वो है लाइकेन। ऑप्शन नंबर जो सी है, लाइकेन। ठीक है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो जो दंत लवक होता है, पूछा जा रहा है कि कैल्शियम के कौन सी यौगिक से बनता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। जो दंत लवक है वो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो गर्मियों में जब हमें पसीना हो जाता है तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है ना, तो उसके बाद ठंडा होने लगता है पसीना होने के बाद। तो जो वही क्रिया है ये कि पूछा जा रहा है कि वाष्पीकरण के बाद जो शीतलता होती है वो कैसे होती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। जब हमारे द्रव के कण होते हैं, यानी जो पसीने के कण होते हैं, वो ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हमें शीतलता या ठंडक महसूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाजकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो जो द्रव्यों की जो विभाजकता का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है, जॉन डाल्टन ने द्रव्यों के जो विभाजकता का जो सिद्धांत दिया था वो सर्वप्रथम दिया था। ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का किया जाता है। ठीक है,
अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और जब उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और मनुष्य की जो सामान्य वस्तु को देखने की जो दूरी होती है, कम से कम वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और इसी क्रम में ये याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष का जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है वो है MgCl2। ऑप्शन नंबर जो सी है MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें भारत की प्रमुख नदियाँ दी हैं और ये हमारा टॉपिक है, ठीक है? नदी और उसकी लंबाई देखनी है हमें। तो जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, पहले भी बता चुका हूँ मैं गंगा के बारे में आपको। तो ये 2525 इसकी लंबाई इसकी किलोमीटर में है, ठीक है? तो इसको आप ईज़ी इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं, 25-25 गंगा की लंबाई है, गोदावरी की लंबाई है 1465 यानी 1465, कृष्णा की लंबाई है 1400, नर्मदा की लंबाई है 1312 यानी 1312, ठीक है? जो मैं 1312 कह रहा हूँ, इससे ईज़ी पड़ेगा आपको याद करने के लिए। नर्मदा की लंबाई 1312 है। महानदी की लंबाई 851 है और कावेरी की लंबाई 800 है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी जो भारत की नदी कौन-सी है, तो गंगा है, ठीक है? 25-25 किलोमीटर बहती है ये। अगला देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी दिए हैं और संबंधित देश दिए हैं, यानी कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है ये बताना है, ठीक है? मोना लोआ इंपॉर्टेंट है, मोना लोआ। तो जो मोना लोआ ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप यानी यूएसए में है, ठीक है? हवाई द्वीप पे। और कियालू कियालू हवाई द्वीप पे, ये भी यूएसए में। माउंट सेंट हेलेंस, तो जो माउंट सेंट हेलेंस है ये भी यूएसए पे है। माउंट सस्ता, तो जो माउंट सस्ता है वो भी यूएसए में है। माउंट एटना, तो माउंट एटना जो है वो इटली में है। एटना से याद कर सकते हैं इटली, ठीक है? रिलेट करके अगर याद करें तो। विसुवियस, तो जो विसुवियस है वो इटली में है। ओजोस डेल सडलो, तो ओसोज डेल जो सलाडो है ये चिली एवं अर्जेंटीना में है, ठीक है? अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा, तो जो फ्यूजियामा है वो जापान में है। माउंट मेरापी, जो माउंट मेरापी है वो इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ क्राकाटाओ वो जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है? क्राकाटाओ इंडोनेशिया। किलिमंजारो, तो जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में है। तो अब हम वन लाइनर देख लेते हैं। किस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा भूमध्य सागर है जिसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस्तांबुल, तो इस्तांबुली जो है उसको हमारा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इस्तांबुली ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरनदीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके पश्चात सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। विश्व की प्रसिद्ध घाटियाँ दी है और प्रमुख घाटियाँ दी हैं और घाटियाँ और संबंधित देश दिए हैं, तो देख लेते हैं। हम्बर घाटी कनाडा में है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है। लायर घाटी फ्रांस में है। पो घाटी इटली में है। पंजशीर घाटी, जो पंजशीर घाटी वो अफगानिस्तान में है। चितवन घाटी नेपाल में है। टेलर घाटी अटलांटिका में है। भारत की प्रमुख घाटियाँ दी हैं, तो भारत की घाटियाँ देख लेते हैं अब। मरखा घाटी लद्दाख पे है। पिन घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। नेलंग घाटी, और नेलंग घाटी से रिलेट करके नेलंग दर्रा भी याद कर सकते हैं आप, तो नेलंग घाटी और या नेलंग दर्रा ये उत्तराखंड में है, ठीक है? जुकू घाटी, तो जुकू घाटी है नागालैंड में। तो हमने अपने 50 एमसीक्यू देख लिए हैं और अपने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और वन लाइन भी क्लियर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।